welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो 26 मार्च को अपना अकाउंटेंसी का पेपर लिखने वाले हैं। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है पेपर लिखते वक्त एंड इन 3-4 दिन जो भी तुम्हारे पास बचे हैं प्रेपरेशन के लिए। तो हम देखो मंथ लॉन्ग स्ट्रैटेजी या ऐसी कुछ चीजें मैं नहीं बोलूंगी जो तुम्हें पहले से करनी चाहिए थी, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बता देती हूँ कि मेरे खुद के अकाउंटेंसी में 99 आए थे आउट ऑफ 100 एंड मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कोई भी गलती नहीं करी थी। एंड क्योंकि हमारा पेपर इतना ज्यादा इजी था ना कि कैलकुलेशन एरर का भी कोई ज्यादा स्कोप नहीं था, तो मेरे हिसाब से तो नहीं करने चाहिए थे मार्क्स। एंड जब मैंने आईपी एंड बीएसटी के जब रिवैल्यूएशन हुआ एंड फिर मेरे मार्क्स जो है 100 हो गए थे, तो मुझे लगा यार शायद मुझे अकाउंटेंसी में भी करा देना चाहिए था। मतलब मेरे पास अकाउंटेंसी की जो मेरे पास आंसर शीट है वो भी आ जाती एंड मुझे पता भी चलता कि क्या उन्होंने कहाँ पर मेरे मार्क्स काटे। बट ठीक है, अब उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। एंड तो अब बस इतनी बात करेंगे कि 90 प्लस कैसे स्कोर करना है, 95 प्लस कैसे स्कोर करना है, जो भी तुम्हारा टारगेट है ना वो तुम्हें कैसे अचीव करना है। ठीक है, और मैंने क्या क्या चीजें करी थी। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारे पेपर पैटर्न से। देखो तुम्हारे जो पेपर पैटर्न है वो पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है, 60-20 मार्क्स। ठीक है, पार्ट बी में 2 ऑप्शन है, एक तो तुम्हारा रेशियो एनालिसिस वाला एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। मेजोरिटी स्कूल्स में एंड इवन मेरी स्कूल में भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं कराया जाता था, बट अगर तुम्हारी स्कूल ऑफर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैंने पढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरे सीयूईटी में एक सब्सटैंशियल पोर्शन था, एनटीए के सिलेबस में था, तो मुझे पढ़ना पड़ा था। बाकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, इनफैक्ट रेशियो एनालिसिस भी बहुत सिंपल ही है। पर अभी ना मैं डिटेल में बात करूं कि रेशियो एनालिसिस की, क्योंकि ना मैंने बोर्ड्स के लिए जो है वो रेशियो एनालिसिस वाला ही पार्ट ऑप्शन जो था वो चूज करा था। पार्ट बी में 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर तुमने नहीं देखा हो, तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूं, क्योंकि ना हमारे जो एग्जाम हॉल में ऐसे भी हुआ था कि कुछ बच्चों को पता नहीं था कि ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं, तो वो इन्विजिलेटर से पूछने लग गए थे कि भाई ये क्या है, 2 ऑप्शंस कैसे हैं। तो बस मैं इतना बता दूं कि जब तुम क्वेश्चन पेपर देखो तो तुम्हें ऐसा स्ट्रेंज नहीं लगे कि यार ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहाँ से आ गया, क्या हमें ये भी अटेम्प्ट करना है। तो 2 ऑप्शंस होते हैं पार्ट बी में, तुम्हारी मर्जी हो वो तुम अटेम्प्ट करना। यूजुअली जो स्कूल्स हैं वो एक ही ऑप्शन के लिए तैयारी करवाती है, तो जो भी ऑप्शन तुम्हारी स्कूल तैयारी करवा रही है उस ऑप्शन को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो पहले पार्ट ए की बात करते हैं, क्योंकि वो 60 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 60 मार्क्स में से 16 मार्क्स से तुम्हारे एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज जो है बहुत डायरेक्ट है, मैंने इस बार का तुम्हारा सैंपल पेपर चेक करा है, ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक्स है। एंड इनफैक्ट जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट 1 ट्रू फॉल्स, बहुत ज्यादा कुछ उसमें है ना, मतलब मैं कह सकती हूँ रीजनिंग की तो जरूरत है नहीं। अगर तुम्हें आता है, नॉलेज बेस्ड है, ज्यादा रीजनिंग बेस्ड नहीं है तुम्हारे एमसीक्यूज। तो एक तो अगर तुम्हें जानना है कि असर्शन रीजन को कैसे डील कर सकते हो तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसको चेक कर लेना, तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी एमसीक्यूज का इन जनरल तो बहुत ही लेवल इजी है, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना। ठीक है, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर एक्स लिखा है तो एक्स का ही शेयर बताना है, वाई का नहीं बताना। इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे ना, एमसीक्यूज आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन रीडिंग एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर यह ध्यान रखना कि एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो तुम्हारा कंज्यूम नहीं होना चाहिए। एंड तुम्हें वर्किंग शो नहीं करनी है, वर्किंग के कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो तुम जितना शॉर्ट में, जितना जल्दी से रफ में कर सकते हो ना उसकी कैलकुलेशंस तो वैसे कर देना, एंड सिर्फ ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर जो आंसर है वो पूरा लिखना। ठीक है, तो जैसे ए है 2000 अगर आंसर है तो ए 2000 पूरा लिखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ए लिख के छोड़ दिया, तो उस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि जैसे ए 2000 है तो मतलब अगर ऐसा मत करना कि ए तो कुछ और लिख दिया एंड ए में 8000 वैल्यू थी पर हमने तो 2000 लिख दिया जो सी का आंसर था। तो ऐसे मत करना। अगर तुम्हारा ऑप्शन जो नंबर है या नेम वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तुम्हारे आंसर से, तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। उस केस में मार्क्स नहीं मिलते हैं, हाफ मार्क नहीं मिलता है एमसीक्यू में किसी भी सिचुएशन में। ये मेरे साथ इकोनॉमिक्स में हो रखा है तो मैं बता सकती हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा दुख होता है अंदर से, क्योंकि हमें रियलाइज भी नहीं होती कि हमने ये मिस्टेक कर दी है एंड उसके मार्क्स भी हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, भले ही तुम्हें आंसर क्यों नहीं आता हो, पर तुमने अगर गलत लिखा है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है तो तुम्हें आंसर नहीं जो है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड ध्यान रखना है एमसीक्यू के बाद एक लाइन तो मिनिमम छोड़नी है। इनफैक्ट अगर तुम कैलकुलेशंस भी सेम शीट पर ही करते हो तो फिर
मतलब तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली छूट ही जाएगी, क्योंकि तुम कैलकुलेशंस करोगे तो ऑटोमेटिकली उतनी स्पेस तुम यूज कर लोगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। एमसीक्यूज का मैंने टीएस ग्रेवाल से करा था एंड डीके गोयल से किया था। देखो डीके गोयल मैंने सीवीटी के टाइम करी थी, पर डीके गोयल मुझे ऐसा लगा कि मैं तब करती तो मुझे और भी अच्छा कॉन्फिडेंस आता अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज के लिए। तो तुम डीके गोयल रेफर कर सकते हो, टीएस ग्रेवाल रेफर कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट से जैसे टेक्स्ट बुक मुझे आजकल बहुत अच्छी लगने लग गई है, तो वो वेबसाइट तुम देख सकते हो, mycbseguide.com, कॉमर्स माइंड, लर्न सीबीएसई टीयूटी। तो ये सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं। चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। टॉपिक डालो, उसको बोलो कि इसमें से मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट से तुम्हें 10 एमसीक्यूज देने, तो 10 एमसीक्यूज तुम्हें विद आंसर्स दे देगा। तो वो भी तुम एक बहुत अच्छी चीज है जो यूज कर सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी एआई का अच्छे से यूज करो। तो ये मेरा पर्सनल सजेशंस है एमसीक्यूज के लिए। बाकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट टाइम का ध्यान रखना है। एमसीक्यूज में सिर्फ टाइम का खेल है और बहुत इजीली तुम आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो एमसीक्यूज के अंदर। तो ये ध्यान रखना, गया तो पूरा एक गया और मिलेगा तो पूरा एक मिलेगा। ठीक है, इसमें आधा की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो हमने एमसीक्यूज की बात कर ली। अब तुम्हारे 3 मार्कर्स की बात करते हैं। 3 मार्कर्स में मोस्ट लाइकली तो मुझे लगता है जर्नल एंट्रीज आ सकती है, या फिर ऑप्शन में लेजर अकाउंट आ सकता है। जर्नल एंट्रीज या एक लेजर अकाउंट आएगा, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आना चाहिए, क्योंकि और अगर आता है फॉर एग्जाम्पल 2 लेजर अकाउंट आते हैं तो एक एक एंट्री होगी, ज्यादा कुछ जो है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 मार्कर्स में मैंने यूजुअली देखा है कि बहुत कंसेप्चुअल आते हैं। ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आती है और हमारी जर्नल एंट्रीज की आदत इतनी ज्यादा छूट जाती है ना कि हमें पोस्टिंग तो आ रही है लेजर के अंदर, बट जर्नल एंट्रीज नहीं आ रही होती है। तो ध्यान रखना 3 मार्कर्स के लिए जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। तो इस बात का ध्यान रखना। एंड पार्ट ए में, चलो एक चीज मैं और बता देती हूँ कि पार्ट ए में एक तो तुम्हारा पार्टनरशिप है और एक कंपनी है। ठीक है, पार्टनरशिप में भी जर्नल एंट्रीज 3 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा ये कंपनी वाला है उसके अंदर भी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है। जरूरी नहीं है 3 मार्कर्स में आए, वो 6 मार्कर्स में भी आ सकती है। इनफैक्ट हमारे टाइम 6 मार्कर्स में आया था। पूरा एक इशू ऑफ शेयर्स वाला एक क्वेश्चन था और ऑप्शन में इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला था। जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो कर सकते हो। तो उस तरीके से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी वाला तुम्हारा पोर्शन है पार्ट ए का, उसके अंदर जर्नल एंट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड उसका जो वेटेज है मार्क्स का वो ज्यादा होता है कंपनी वाले में। मतलब अगर हम कंपेयर करें पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप में यूजुअली 3 मार्कर्स की जर्नल एंट्रीज आती है। तो जर्नल एंट्रीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, हम भूल जाते हैं। पर जर्नल एंट्रीज को अगर तुम लिख के नहीं कर रहे तो बोल के कर लो कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, और अमाउंट जो है वो तो तुम्हें सही कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। वो तो खैर लेजर पोस्टिंग में भी अमाउंट का कोई दिक्कत नहीं आती है, बट डेबिट क्रेडिट कौन सा अकाउंट्स को करना है वो ध्यान रखना। ठीक है, और रही बात नरेशन की, तो नरेशन बहुत शॉर्ट लिखना है, बहुत ज्यादा राम कहानी नहीं लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं लिखना है कि राम श्याम को मैंने इतने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है कि बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, बस खत्म। किसको कितना करा है ऐसे सब मत लिखना बहुत ज्यादा, मतलब एक जो लाइन में तुम्हारे फिट आ जाए बस उतना ही तुम्हें लिखना है। ठीक है, हमारे टाइम जो है A4 साइज शीट्स का यूज हुआ था, मतलब फॉर्मेट के लिए, लेजर वगैरह के लिए, जर्नल के लिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चन की जो वर्किंग है वहां पर शो कर दी थी एंड उसका जो जर्नल एंट्रीज थी या फिर लेजर अकाउंट था उसको जो A4 साइज शीट वाले पे हमको जो फॉर्मेट दे रखा था जर्नल और लेजर का, उस पर मैंने रेफरेंस डाल के वैसे कर लिया था। बट लास्ट टाइम तुम्हारा नहीं आया था, तो आई डोंट थिंक इस बार भी आएगा, बट अगर आ जाता है तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 कोई जर्नल का क्वेश्चन है, तो तुमने अपनी वर्किंग कैलकुलेशन पूरी शो कर दी एंड फिर बस एक नोट डाल दो कि मैंने इसको फॉर्मेट में कर रखा है। तो बस फॉर्मेट में जो है सेम क्वेश्चन नंबर 2 करके उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर दो। ठीक है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने तो प्रैक्टिस नहीं करी थी कि A4 साइज शीट्स पे कैसे लिखते हैं, क्योंकि मेरे को ना मतलब एग्जाम शुरू होने से जो हमारे 15-20 मिनट पहले जब मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तब मुझे पता चला था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि इस बार तुम्हारे है या नहीं है। अगर है तो उसके हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुम्हारा ना एक ही लाइन में जैसे A4 साइज शीट्स पे जैसे तुम लिखते हो और जो तुम रूल्ड शीट्स पे लिखते हो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि तुम्हारा ना ऐसा अलाइनमेंट ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो ध्यान रखना, हैंड राइटिंग मेंटेन रखो एंड अमाउंट्स का जो है वो एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। एक अकाउंट के आगे, एक अकाउंट के नाम के आगे एक ही अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये तो मैंने तुम्हें 3 मार्कर्स पे हम थे, तो हम 3 मार्कर्स से वापस कंटिन्यू करते हैं। 3 मार्कर्स ही हो गया। 4 मार्कर्स में यूजुअली लेजर अकाउंट आएगा, तो उस हिसाब से तैयारी कर लेना। देखो एक चीज और मुझे लगी कि जैसे तुम्हारे अगर मैं सैम्पल पेपर देखूं तो कुछ कुछ चीजों में ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें, पर ऐसा मत करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर्स और डिवेंचर्स में इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स में ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन रिटायरमेंट में जो है वो तुम्हें एक ऑप्शन दे रखा है, पर ऐसे मत करना। जब
जब तुम तैयारी कर रहे हो कि मैं ये वाला चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि भले ही तुम्हें रिटायरमेंट बहुत अच्छे से आता हो, पर एडमिशन का जो क्वेश्चन है उसके एडजस्टमेंट्स बहुत ईजी है, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा कि तुम इजी वाले पार्ट को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि तुमने उसको बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करा है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बोर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं करनी होती है कि एक पार्ट कर लो दूसरा पार्ट नहीं कर लो। ये सारी चीजें कॉलेज में आके करना, उधर मत करना, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ के जाओ, इतना सिलेबस वास्ट है भी नहीं, और इनफैक्ट तुमने एडमिशन वाला जो चैप्टर है वो कर लिया तो बाकी सारे चैप्टर्स तो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। एंड अगर मैं 6 मार्कर्स की बात करूं तो 6 मार्कर्स इनफैक्ट मुझे लगता है इजीएस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 मार्कर्स में तुम्हें किसी ना किसी चीज के तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। जो प्रॉब्लम आती है ना वो 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स में आती है, तो 6 मार्कर्स मुझे लगता है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि अकाउंट्स ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो लिख लिख के करना। फॉर एग्जाम्पल पर अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमने अपने इनिशियल प्रैक्टिस में मार्क करके रखा है या फिर तुम्हें इनिशियली बहुत ज्यादा मुश्किल आई थी उसको सॉल्व करने में, सिर्फ वो क्वेश्चन कर लो। एंड पूरे अगर नहीं करने तो एक अकाउंट बना लो, ठीक है। तुम्हें लग रहा है बाकी के 2 अकाउंट्स बनाना बहुत ईजी है, तो बस एक में लगता है जिसके अंदर मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स है, मैक्सिमम दिक्कत आ सकती है तुम्हें सॉल्व करने में, तो वो वाले कर लो, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना कि ये जो है तुम सिर्फ रीडिंग से नहीं होगा, इलस्ट्रेशंस जो है वो डेफिनेटली तुम एक बार देख सकते हो, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कैलकुलेशन करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स में ना कैलकुलेटर नहीं होता। तो तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी तुम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए ना बैकफायर कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10% किसी चीज का निकालने के लिए भी तुम्हें वो ऐसे 10/100 करके निकाल रहे हो, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना। मेरे को नहीं लगता मैथ्स वाले लोगों को इतनी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी इन सारी चीजों में, पर जैसे नॉन मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें मतलब हमारे फिंगर टिप्स पे नहीं होता कि इसका 15% या फिर इसका 32% कितना होगा, बट वो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। उनकी जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारी भी स्पीड बेसिक कैलकुलेशंस में ज्यादा हो। जैसे बहुत बेसिक सी चीजें होती है ना, जैसे 33 1/3 परसेंटेज कितना होता है, ये बहुत सारा जो है ये जो परसेंटेज है 33 1/3 बहुत सारी क्वेश्चंस पे रिपीट होता जाता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि 33 1/3 जो है वो फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट होगा। वहीं पे तुम सोच रहे हो तुम 33% निकाल रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, जैसे 33 1/3 है तो 1/3 ये दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट हो जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब हमने पेपर पैटर्न के हिसाब से तो बात कर ली है पार्ट 1 के लिए। पार्ट बी के लिए अगर मैं कहूँ तो 4 MCQs है, बाकी सब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशियो वाला है, वो बहुत ईजी रहता है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट रेशियो का ध्यान रखना, करंट रेशियो क्विक रेशियो में क्या डिफरेंस है, इन्वेंट्री वगैरह वो ध्यान में रख लेना। उसके लिए तुम यूट्यूब वीडियोज रेफर कर सकते हो, जैसे यूट्यूब वीडियोज तुम कर ही रहे होगे। जो मेरा फेवरेट चैनल है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, वो सुनील पांडा सर का है, मैंने उनके वीडियोस देखे थे, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। हालांकि मुझे लगता है कि पार्ट बी में तुम थोड़ा रजत सर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो इसमें, क्योंकि मुझे उनके वीडियोस थोड़ा सा मुझे लगा था ज्यादा डेप्थ में है, एंड सीवीटी में भी हेल्प हुई थी, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत इजी बनता है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना मेरा क्या हो रहा था ना कि एग्जाम से पहले कुछ भी मैच ही नहीं हो रहा था, पर एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो इतना ज्यादा ईजी था कि मेरा पहले ही जब मैंने अटेम्प्ट करा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सारे जो चीजें वैल्यूज मैच होने लग गई। तो इतना टेंशन मत लेना कि यार मेरा मैच नहीं होता, मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं होता, एग्जाम में हो जाएगा। बी ऑप्टिमिस्टिक। और अगर नहीं भी होता है ना तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे, स्टेप मार्किंग होती है अकाउंट्स में, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये तो मैंने अब पेपर पैटर्न की इन जनरल बात कर ली है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यूट्यूब चैनल, तो मैंने बता दिया तुम्हें सुनील पांडा सर और रजत सर, मैंने इन दोनों को ही फॉलो किया था, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी। वेबसाइट्स मैंने बता दी है। और रही बात फुल लेंथ पेपर्स की, तो मेरे हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लीज रेफर करो। बाकी सारी पब्लिकेशन की बुक्स एक तरफ और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर अवेलेबल है वो एक तरफ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली उस वेबसाइट पे जाकर के जो है तुम पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट पिछले साल के सैंपल पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एक तो होते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एक होते हैं सैंपल पेपर्स, तो तुम सैंपल पेपर्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। सैंपल पेपर्स में ये एडवांटेज है कि सैंपल पेपर्स की मार्किंग स्कीम जो है वो अवेलेबल होती है,
तो तुम आंसर्स वगैरह साथ में मैच कर सकते हो। देखो, वो ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो जिसके आंसर्स तुम्हारे पास हो। उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता जिसके आंसर्स ही नहीं है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आता है कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है। ठीक है, कहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस है, सीबीएसई के लिए क्या क्या चीजें लिखनी इंपॉर्टेंट है। तो तुम जब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। एंड वो तुम्हें कब अच्छे से रियलाइज होगा, जब तुम मल्टीपल मार्किंग स्कीम्स जो है वो पढ़ोगे। तो मार्किंग स्कीम पढ़ना मुझे लगता है अकाउंटेंसी जैसे पेपर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेंसी में मैक्सिमम स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग को अच्छे से डिकोड करने के लिए सैंपल पेपर्स को देखो, उनकी मार्किंग स्कीम्स को देखो, एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर रेफर करना। पर ये ध्यान रखना कि तुम वही क्वेश्चन कर रहे हो जो तुम्हारे सिलेबस में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ये टॉपिक है वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, जैसे एमपीओ वगैरह अगर सिलेबस में नहीं है तुम उसके क्वेश्चन उठा के कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो गलत हो जाएगी। तो ये अभी लास्ट मोमेंट पे ये मिस्टेक्स मत करना। ध्यान रखना कि अच्छा चलो ये सिलेबस में नहीं है तो उसको स्किप कर दो। ठीक है, सिंपली स्किप कर दिया करो। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ये अप्रोच होनी चाहिए। एंड एक चीज और, टॉपर्स की आंसर शीट जरूर एक्सेस करना, देखना वो कैसे लिखते हैं, कैसे वो अपनी फॉर्मेट बनाते हैं, और फॉर्मेट जरूर बनाना, एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, स्केल से बनाना एंड पेंसिल से बनाना। ठीक है, एंड अच्छे से डेबिट क्रेडिट वगैरह तुम्हारा जो पर्टिकुलर अमाउंट, वो सारी चीजें लिख देना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी जब तुम टॉपर्स के आंसर शीट देखोगे, जो कि सीबीएसई गाइड पे तुम्हें आराम से मिल जाएगी। तो उस पे सीबीएसई गाइड पे जाना एंड उस पे देखना कि इस साल के इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो एंड उसकी जो है टॉपर की आंसर शीट देखो। तुम्हें एक दो करने से ही तुम्हें लगेगा इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है तुम्हारे प्रेजेंटेशन पे, तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होगा। सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें फिट हो जाएगी ना जो तुम्हें एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा। तो ये बात जरूर मानो। मेरे पास ना अकाउंटेंसी की आंसर शीट नहीं है तो मैं वो शेयर नहीं कर सकती, मैंने इवैल्यूएशन नहीं करवाया था, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो बाकी टॉपर्स की तो अवेलेबल है ना, तो उनकी तो जरूर देख के आना। ठीक है, एंड टॉपर्स के आंसर शीट तो वैसे मैं हर सब्जेक्ट में बोलती हूँ कि बहुत जरूरी है, बट अकाउंटेंसी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि अकाउंटेंसी में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तुम्हारे नंबर्स मिक्स हो रहे हैं, तुम बहुत पास लिख रहे हो, तुम्हारा नरेशन तुम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लिख रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो एक गलत इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को। तो इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने देखो पेपर पैटर्न तुम्हारा कवर कर दिया है ना, तुम्हें सोर्सेज बता दिए कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तुम्हें बता दिया कि तुम्हें किस तरीके के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। देखो, मैंने किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक रेफर करी ही नहीं थी, तो मैं उसका किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ इस मोमेंट पे, पर आई एम श्योर कि बहुत सारी बुक्स होंगी। तो जो भी तुम्हारे टीचर तुम्हें रेफर कर रहे हैं तुम उनको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो लास्ट एक चीज मुझे कहनी है, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अकाउंटेंसी में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। एक ही क्वेश्चन में अगर तुम्हारा वैल्यू नहीं निकल रही, तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है, तुम कोई एमसीक्यू पे अटक गए हो जिसका तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो चारों ऑप्शन में नहीं है, तो प्लीज छोड़ दो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, तुम एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ट्रेड ऑफ करना सीखो। तुम ये देखो कि तुम्हारा टाइम जो है तुम इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक क्वेश्चन के अंदर, तो उतना रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 6 मार्कर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन पे जो है मतलब फंसे रहना कोई कहीं भी किसी भी तरीके की स्मार्टनेस नहीं, वो एब्सोल्यूट बेवकूफी है जो तुम्हें आगे बहुत रिग्रेट होगा। देखो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चीज कह रही हूँ कि प्लीज एक क्वेश्चन पे अटके मत रहना। मैंने 11th के कुछ पेपर्स में ऐसा किया था एंड मेरा बहुत खराब स्कोर रहा था उसमें, तो ये मैं कह सकती हूँ एक क्वेश्चन पे अटके रहना इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन द एग्जाम टाइम। ठीक है, तो बिल्कुल भी चीज मत करना। हर सेक्शन का तुम अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो कि चलो मुझे आधे घंटे में करना है, मुझे 1 घंटे में करना है, तो एक माइंड में सेट करके रखो। तुम अगर फुल लेंथ पेपर्स अपने घर में टाइम्ड प्रैक्टिस करोगे ना, तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें लगता है कि एमसीक्यूज तुम्हारे 15 मिनट में हो जाएंगे, पर तुम्हारे एमसीक्यूज 15 मिनट में हो ही नहीं रहे, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है तुम्हारे दिमाग के अंदर। तो सबसे पहले फुल लेंथ जो है पेपर सॉल्व करो, टाइम्ड प्रैक्टिस करो, पूरा एग्जाम एनवायरनमेंट बनाओ अपने घर के अंदर एंड उसको सॉल्व करो अच्छे से। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, तुम्हें किन किन चीजों पे काम करना है। एंड सेम जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है वो तुम एक्चुअल एग्जाम के दिन भी अप्लाई करोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना अकाउंटेंसी में।
अपनी वॉच पे नजर रखना, एनालॉग वॉच अलाउड होती है तो उस पे नजर रखना। अगर तुम्हारे उसमें भी, वैसे तो एग्जाम हॉल में भी होती है पर अपनी भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम का बहुत ध्यान रखना। मैं किसी पेपर पे इतना नहीं कहती जितना मैं अकाउंटेंसी में कहती हूँ, क्योंकि लोगों का छूट जाता है यार, फिर 6-6 नंबर का छूट जाता है और तुम्हें सब आ रहा, अगर तुम्हारा वो क्वेश्चन छूटता है जो तुम्हें आ रहा है तो उससे बड़ा दुख इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे हिसाब से, कि तुम आते हुए नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना, टाइम को लाइटली मत लेना, वैल्यू कर लो अब टाइम की, और अच्छे से पेपर दे दो, ठीक है। और तुम्हें कोई भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी चीज पूछनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद आए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी रेलेवेंट चीजें कवर कर लिए हैं। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।